ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके भी सीने में आग लगी है संघर्ष करने की, आने वाले मैट्रिक के एग्जाम में 100 में 100 मार्क्स करने की, तो आप जो है हमारे साथ जुड़िए। अगर आपकी तरक्की से आपके पड़ोसी वाले जलते हैं तो बिना आग लगाए अपने पड़ोसी को जलाने की और रिजल्ट आने के बाद अपने पड़ोसी के घर के बगल में डीजे बजाने की, तो आप जो है हमारे मैथ से एक बहुत ही बेहतरीन सेशन से जुड़िए। क्योंकि आज से हम जो है मैथ्स का पहला चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। आपका पहला चैप्टर है मैथ्स का वास्तविक संख्या। एक एक कॉन्सेप्ट को आप खूब ध्यान से देखेंगे। क्या है वास्तविक संख्या? मतलब आपको इसमें संख्या के बारे में पढ़ना है। देखिए, सबसे पहली बार आप समझिए कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या आपके जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहली संख्या वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसे हम क्या कहते हैं रियल नंबर कहते हैं। दूसरा संख्या आपका होता है काल्पनिक। काल्पनिक को हम लोग कहेंगे इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक को इमेजिनरी नंबर कहेंगे। और इन दोनों के मिलाने से एक और संख्या होता है जिसको हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब संख्या कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। एक आपका वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर कहेंगे, दूसरा आपका काल्पनिक संख्या जिसको इमेजिनरी नंबर कहेंगे, और दूसरा जो होता है जो इन दोनों के सहयोग से बनता है, तीसरा ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। समझ रहे हैं? अब अच्छी बात ये है कि क्लास 10 तक आपको जो है सिर्फ रियल नंबर से पढ़ना है। आपके पहले चैप्टर का क्या नाम है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। मतलब आपको सिर्फ यही पढ़ना है, इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ना है। इसको अगली कक्षा में पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा आपको परिचय करा देते हैं ये संख्या कौन सी संख्या होती है। जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकालते हैं, जैसे कि आपसे पूछेंगे बताइए √10⁻4 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। तो इस टाइप के आप ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं और इनका वर्गमूल निकालने के लिए एक अलग संख्या का कल्पना किया गया। आयलर एक गणितज्ञ थे जिन्होंने I बराबर आयोटा बराबर √10⁻1 बताया, ठीक है। तो इसमें इन तरह की चीजों को पढ़ते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसको इस रूप में लिखा जाता है a + ib के रूप में। इनको आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ आपको रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। अब हम समझेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि जिन संख्याओं को आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। वास्तविक संख्या का मतलब क्या हुआ? जिसे संख्या रेखा पर लिखा जा सके, दर्शाया जा सके। संख्या रेखा क्या होता है? जैसे कि आप पढ़ रहे हैं कि ये कोई रेखा है, यहाँ पे आपका 0 है, इधर की ओर पढ़ेंगे तो +1, +2, +3, +4, ऐसे जो है इधर +∞ तक। समझ में आ रहा है? इधर पढ़ेंगे तो ये +∞ तक, और 0 के इधर पढ़ेंगे तो ये आपका -1, -2, -3, -4, इधर की ओर पढ़ेंगे तो ये ∞ तक, अनंत तक। ये आपका क्या होता है? संख्या रेखा होता है। तो जिन संख्याओं को आप संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं वे संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती है। समझ आ रहा है? आपको केवल वास्तविक संख्या ही पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। समझ में आ रहा है? वास्तविक संख्या के प्रकार आप देखेंगे, यहां तक नोट की संख्या वास्तविक, इसमें चैप्टर वाइज डाल देंगे। जितने भी चैप्टर्स हैं ना सबका सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा। रुकिए, तो आपको पढ़ना है सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। एक संख्या होता है परिमेय संख्या जिससे हम क्या कहेंगे
रेशनल नंबर, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर, और एक आपकी संख्या होती है अपरिमेय संख्या जिसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे। तो वास्तविक संख्या, जिन संख्याओं को आप संख्या रेखा पे लिख सके वो वे सारी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्या होती है। और वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है? अब ये परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि जिन संख्याओं को आप p बटा q के रूप में लिख सकें, जिन्हें आप p बटा q के रूप में लिख पाएंगे वो संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या। यहाँ q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 से आप किसी संख्या को भाग देते हैं तो ये आपका अपरिभाषित होता है। 0 से किसी भी संख्या भाग नहीं कर सकते हैं। किसी भी संख्या में आप 0 में यदि किसी संख्या से भाग करें तो 0 आएगा, लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग नहीं कर सकते हैं। और अपरिमेय संख्या का मतलब ये होता है जिसे p बटा q के रूप में आप नहीं लिख पाए, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख पाएंगे उस संख्या को क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। और जिसे p बटा q के रूप में लिख पाएंगे उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। और परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं इनको आपको समझना है। परिमेय संख्या के अंतर्गत आप कहते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे, नेचुरल नंबर। दूसरी संख्या आपकी आती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या कहेंगे? होल नंबर। तीसरी संख्या आपका पूर्णांक आता है, पूर्णांक के बाद आप देखेंगे सम संख्या, सम संख्या के बाद पूर्णांक इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटीजर। सम संख्या को कहते हैं इवन नंबर और इसको बोलते हैं ऑड। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे अभाज्य या रूट, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स। ठीक है। इन संख्याओं को नोट कीजिए इसको जो है। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत ये सब संख्याएं आती है। सब संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या। प्राकृत सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक, सभी सम, विषम, अभाज्य ये सब संख्या क्या आती है? परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। क्योंकि आप इन सभी को क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अब इनमें से एक एक संख्या को आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेगा। गिनती आप कहाँ शुरू करते हैं? एक से शुरू करते हैं। मतलब कि जो है 1 2 3 4 5 ये सब संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है यदि गिनती की संख्या में आप जो है 0 को शामिल कर देंगे। जैसे प्राकृत संख्या का मतलब क्या हुआ? प्राकृत संख्या का मतलब हुआ कि गिनती की संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत जो गिनती की संख्या होती है तो क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या होल नंबर यदि प्राकृत संख्या के परिवार में 0 को शामिल कर दिया जाए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में 0 को शामिल कर देते हैं, जैसे 0 1 2 3 4, तो ये संख्या क्या हो जाएंगी? आपकी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। इसके बाद पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक समझेंगे। यदि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को प्लस और माइनस इनके चिन्ह के द्वारा आप दर्शाएं तो ये संख्या क्या बन जाएंगी? पूर्णांक संख्या बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए -5, -4, 0 1 2 3 ऐसे यही संख्या है, लेकिन प्लस और माइनस इसको आप लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे? पूर्णांक संख्या। ठीक है। अब आगे जो है आप पूर्णांक के प्रकार आपको बताते हैं कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। पूर्णांक आपके जो है 3 प्रकार के हो जाएंगे। एक आपका पूर्णांक हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, एक आपका हो जाएगा शून्य पूर्णांक, और एक आपका हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब कि +1 +2 +3। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब -1 -2 -3 ऐसे माइनस इंफिनिटी तक।
और याद रखेंगे जीरो ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही आपका ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जीरो एक अलग पूर्णांक है, जीरो क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, अब तक जो है आप तीन संख्याओं के बारे में पढ़े, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। इस फिगर से आप समझेंगे जो अब तक आपने पढ़ा है। इस फिगर को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि सभी प्राकृत संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या आपके पूर्णांक संख्या भी हो जाएगा। मतलब जो अंदर वाला है ना, ये तो बाहर वाले बड़ा के भीतर है ना छोटा वाला, तो छोटा वाला बड़ा में पूरा का पूरा जाएगा। मतलब सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। सभी आपका पूर्ण संख्या पूर्णांक हो जाएगा, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से सभी पूर्ण आपके जो है प्राकृत भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पूर्ण संख्या जीरो में जीरो भी होता है, लेकिन प्राकृत संख्या में जीरो होता है नहीं होता है। तो यहाँ से आप कई निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी प्राकृत आपके क्या होंगे, सभी प्राकृत आपके पूर्ण हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। दूसरा फिर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी पूर्ण जो है, सभी पूर्ण क्या होंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि सभी पूर्ण आपका प्राकृत नहीं होगा, नहीं होगा। जो बाहर वाला गोला है ना, तो भीतर वाला गोला में पूरा का पूरा नहीं आ पाएगा। मतलब सभी प्राकृत तो पूर्ण हो जाएगा, सभी प्राकृत पूर्णांक हो जाएगा, लेकिन सभी पूर्ण आपका प्राकृत नहीं होगा, कुछ होगा। ऐसे ही सभी पूर्णांक आपके प्राकृत भी नहीं होगा, कुछ हो सकता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो होती है। ठीक है, तो इस फिगर से आप इस बात को याद रखेंगे। आगे आप देखेंगे, आगे इन सब संख्याओं को देखेंगे तो प्राकृत संख्या को दो भाग में बांटा गया है। प्राकृत संख्या को दो भाग में बांटा गया है। एक संख्या आपका हो जाएगा अभाज्य संख्या, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऋण संख्या। और एक आपका होता है यौगिक, जिसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभाज्य या ऋण का मतलब क्या होता है कि जिन संख्याओं के सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, मतलब या तो खुद से विभाजित होगा और नहीं तो एक से विभाजित होगा। उन सब संख्याओं को क्या कहेंगे, अभाज्य या ऋण संख्या। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7 इस टाइप की जो संख्या होती है, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे। या तो ये खुद से विभाजित होगा, 2 से 2 विभाजित होगा, नहीं तो 1 से तो सब संख्या विभाजित होता है। 3 में भी जो है 3 से ही भाग लगेगा, 5 में 5 से भाग लगेगा, 7 में 7 से भाग लगेगा, 11 है, 13 है, 17 है। किसी संख्या से भाग लगेगा नहीं लगेगा। इसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, या तो एक आपका एक होगा और दूसरा आपका खुद होगा, ये जो है। तो जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। और ये आपकी यौगिक संख्या का मतलब होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। तो सबसे छोटा आप यौगिक संख्या याद रखेंगे 4, 6, 8। 4 में आप भाग कर सकते हैं 1 से भी, 2 से भी और 4 से भी। 2 से ज्यादा फैक्टर होगा कि नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि जो संख्या आपका एक होता है, एक प्राकृत संख्या है, ये न तो आपका अभाज्य होता है और ना ही यौगिक होता है। एक संख्या है ना, एक ना आपका भाज्य संख्या होता है। याद करिए एक बात को, एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं होता है। एक आपका न तो अभाज्य होता है और ना ही आपका यौगिक होता है। क्योंकि अभी आपको बताए हैं कि अभाज्य होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। समझ में आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर होना चाहिए, और यौगिक होने के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। लेकिन एक के पास तो एक ही वाला फैक्टर है, एक सिर्फ खुद से विभाजित होगा। ठीक है, इन सब संख्याओं को देख रहे थे, 2 को 3 को, तो 2 से विभाजित हो रहा था, साथ साथ 1 से विभाजित हो रहा था। मतलब कम ज्यादा ज्यादा 2 से विभाजित हो रहा है ना, लेकिन एक में सिर्फ 1 के साथ रहेगा। इसलिए एक न तो आपका अभाज्य होगा और ना ही आपके यौगिक होंगे। ठीक है।
तो मतलब अब ये याद रखिएगा कि एक न तो आपका आभाज्य होता है और ना ही क्या यौगिक होता है। ये एक साहब इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए, सम संख्या के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। सम संख्या जिसको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या का मतलब होता है और जिसमें 2 से भाग लगा, ठीक है, 2 से भाग लगे। 2 के अलावा और भी संख्या से भाग लगे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम उसमें 2 से भाग लगना चाहिए। तो उन संख्याओं को आप क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे कि आप देखेंगे सम संख्या का कौन कौन संख्या आता है, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इधर की ओर बढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। समझ आया है? ये आपके सम संख्या होते हैं। जैसे इसको आप संख्या रेखा पे दिखाएंगे तो ये आपका 0 हो गया, 2, 4, 6, 8, ऐसे कहाँ तक, ऐसे बहुत सारी संख्या हो सकती है प्लस इंफिनिटी तक। इधर की ओर बढ़ेंगे तो माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस इंफिनिटी तक। ये सब सम संख्या होती है, ठीक है। -2 भी आपका सम संख्या है, क्योंकि -2 में 2 से भाग नहीं करेंगे, -1 बार भाग लगेगा। -4 भी सम संख्या है, -6 भी सम संख्या है, ठीक है। तो जिन संख्याओं को आप 2 से भाग दे पाएंगे वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या होती है। एक बात आप यहाँ पे याद रखिएगा कि 0 को सम धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। 0 क्या है, 0 सम संख्या है, 0 सम संख्या है। 0 को हम लोग कहते हैं सम धनात्मक पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक। अब आप ये सोच रहे हैं कि 0 में हम 2 सम संख्या का तो मतलब होता है जिसमें 2 से भाग देंगे उस संख्या सम होंगी। तो क्या 0 में जो है 3 से भी तो भाग दिया जा सकता है, 4 से भी तो भाग लग जाएगा, लेकिन आप जो है इसको हमेशा सम ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उसके बीच गैप कितने का होता है, 2 का गैप होता है। जैसे कहेंगे कि 1 आपका विषम है, तो इस 1 के बाद कौन सी संख्या आएगा विषम, इसमें 2 जोड़ लीजिए, 3 होगा। इसके बाद कौन सा होगा, इसमें 2 जोड़ लीजिए, 5 होगा। इसके बाद कौन होगा, 7। मतलब 2 जोड़ने पर मिल रहा है विषम संख्या। अगली विषम संख्या निकालना है तो उसके ठीक पहले वाली विषम संख्या में आप 2 जोड़ेंगे या 2 घटाएंगे तो आपको विषम संख्या मिलेगा। तो जब यहाँ पे आप 0 से पढ़ रहे हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, तो घटेंगे तो 2 से 2 घटाएंगे तो आपको 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब गैप 2 आपको मिलता है इसी में, इसीलिए 0 को हम लोग क्या कहेंगे, सम पूर्णांक कहेंगे, इसको विषम पूर्णांक नहीं कहेंगे। आप ऐसे थोड़ा कहेंगे कि जिसमें 2 से भाग देते हैं वो सम संख्या है, ये 0 के लिए लागू नहीं है। 0 में 3 से भाग नहीं लगेगा, 0 में 3 से भाग लगाएंगे तो 0 होगा, 0 में 2 से भाग लगाएंगे तो 0 होगा, 0 में तो किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा, ठीक है। लेकिन 0 को सम इसलिए कहेंगे क्योंकि जो है इधर से आप घटाते हुए पढ़ेंगे, 4 में 2 घटाएंगे 2 में से 2 घटाएंगे 0 आ रहा है ना। तो ऐसे घटाते हुए इस संख्या रेखा पार, इसलिए आप क्या कहेंगे, इसको सम पूर्णांक कहेंगे। अब यही विषम संख्या है, तो विषम संख्या आपका 1 होता है, 1 में से 2 घटाएंगे तो आपका -1 आएगा, 0 थोड़े आ रहा है, ठीक है। तो जब विषम संख्या को संख्या रेखा पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको संख्या रेखा पे 0 देखने को नहीं मिलेगा। वही आप सम संख्या को जब आप संख्या रेखा पे लिखने का प्रयास करेंगे जिसमें आपको 0 बीच में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इधर घटते हुए बढ़ेगा तो 0 आएगा ना। इसीलिए 0 को सम धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं कहा जाता, ठीक है। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे आप देखेंगे कि दशमलव वाला भी जितना संख्या होता है ये सब संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। कि इन संख्याओं को भी आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0.3 को आप नहीं लिख सकते 3/10, b के रूप में लिख देंगे, p/q नहीं लिखा गया। तो जितनी संख्याओं को आप p/q के रूप में लिख लेंगे वे सब संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। जैसे आप 2.25 को भी तो लिख सकते हैं 225/100, भी लिख देता है ना दशमलव संख्या को। तो देखिए संख्या को p/q के रूप में लिख लेंगे तो संख्याएं क्या होंगी, आपकी परिमेय संख्या होंगी। मतलब सभी के सभी जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं ये भी आपके क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं।
रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, इसको आपको समझना है। रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग क्या होता है? रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग का मतलब होता है जैसे कि देखिए आपसे हम कहेंगे कि 2 में आप 3 से भाग करिए, 3 से भाग करना है किसको? 2 को भाग करना है। तो जब आप कॉपी कलम लेकर अब भाग करना शुरू करेंगे 2 में 3 से, तो भाग नहीं लेगा। छोटा संख्या है तो आप यहाँ पे जो है पॉइंट लेते 20 हो जाएगा। 6 बार भाग लेगा तो 18 हुआ। इस तरीके से देखेंगे तो ये जो 2 आने का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक कि कहावत नहीं आ जाए। समझ में आ रहा है? मतलब ये रिपीट होगा, रिपीटिंग है ना, बार बार 6 रिपीट कर रहा है, बार बार 2 कर रहा है, तो यहाँ पे 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर क्या करेंगे? ठीक है, मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं जो रिपीट करती हैं, वे संख्या भी किसके अंतर्गत आती हैं? परिमेय संख्या के अंतर्गत। क्योंकि इनको भी आप जो है परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। क्लास 8 में आप पढ़े थे, क्लास 9 में पढ़े थे कि इस तरह की संख्या को क्या परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, और लिखना आपको बताया भी है। मान लीजिए ये इसको आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो क्या करना होता है कि आप इसको तेज लिख देंगे, जिस पे छतरी नहीं लगा होता है उसको हटा देते हैं, जगह पे छतरी लगाया होता है 9, जगह पे नहीं लगाया होता 0, तो ये आपका हो जाएगा 21/90। इसको 3 से काट लीजिए तो 7/30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब जितने आपके रिपीटिंग नंबर होते हैं उनको भी आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो सभी जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वे भी आपके 10 परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। ये टर्मिनेटिंग क्या होता है इसको समझना है। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना, टर्मिनेट का मतलब कि एक कुछ संख्याओं के बाद खत्म हो जाना। जैसे कहेंगे आप भाग दीजिए और 4 में 5 भाग दीजिए, तो 5 से जब 4 भाग दीजिएगा तो भाग यहाँ पॉइंट लीजिएगा तो 40 हो जाएगा। 5 × 40 ये कट गया ना, कुछ पॉइंट्स के बाद ये पूरी तरीके से खत्म हो गया, मतलब ये टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह की संख्याएं में क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इन्हीं को बोला जाता है टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, तो जो है आपको हम वास्तविक संख्या बताए। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो ये जितने अब तक संख्या बता रहे थे सबके सब क्या थी? परिमेय संख्या थी। जिन्हें p/q के रूप में आप लिख सकते हो, वे सब संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब परिमेय संख्या के रूप में जो है कौन कौन संख्या आप पढ़े? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, पढ़े ना। इसके अलावा आपको हम बताएं टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और जो आपके रिपीटिंग क्या होते हैं। ये सब संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या। ठीक है, बाकी जो है अब आपको समझना है कि अपरिमेय संख्या किस तरह की संख्या कहेंगे? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या का मतलब हुआ कि जिसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते, उनको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। आपको याद रखना है 2 ही तरह की संख्या अपरिमेय संख्या होती है, और उसको छोड़कर जितनी भी संख्या आप अपने आंखों से देखेंगे वो सब के सब क्या आपको मिलेंगी? सब परिमेय संख्या होती है। ठीक है, आखिर वो कौन से 2 संख्या आपका परिमेय संख्या होती है उसको समझना है, जिसका परिपूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। समझ में आ रहा है? जैसे इस तरह की जो संख्या होती है, इस तरह की जो संख्या होती है, किस तरह की संख्या? इस तरह की संख्या जिसका परिपूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये संख्या है आपकी अपरिमेय संख्या होती है। एक और कौन संख्या? ऐसा आपको संख्या मिलेगा 0.30, ऐसा संख्या मिलेगा आपको, और लास्ट में से डॉट डॉट लगा देगा। ठीक है, तो आपके जो बुक में जितने भी नंबर्स मिलेंगे आपको ध्यान रखना है लगभग 99% नंबर्स क्या है? परिमेय संख्या। मतलब यही ना 2 आपका परिमेय है, जिनके वर्गमूल नहीं निकलेंगे ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं, ये आपका परिमेय संख्या होती है। और जिनके लास्ट में डॉट लगा हुआ होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग इसको बोला जाता है। तो ये संख्या मात्र 2 ही संख्या परिमेय संख्या होती है। अब इनको छोड़कर, सिर्फ इन्हीं को छोड़कर बाकी जितनी संख्या होती हैं वे सब संख्या क्या होती है? सब के सब परिमेय संख्या होती है। मतलब सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक, सभी सम, सभी विषम, सभी अभाज्य, सभी भाज्य, जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं, जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं, जितने आपके रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होते हैं, सारे के सारे नंबर्स आते हैं किसके अंतर्गत?
रेशनल नंबर कहलाएगा। इरेशनल नंबर मात्र दो ही होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, या फिर जो है जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो कहीं रिपीट नहीं करता ना कहीं टर्मिनेट करता है, ऐसे बढ़ते जाता है, जिसके लाइन में दो तीन डॉट 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 लगा दिया जाता है। ठीक है,